हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 7 मैथमेटिक्स में आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज डाटा हैंडलिंग। ये है एनसीईआरटी की बुक से। अब देखिए कि ये जो डाटा हैंडलिंग चैप्टर है वो किसी भी बुक में कोई भी नंबर पे हो तो इसका जो बेसिक हो हर बुक में सेम है। एग्जाम्पल्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन जो टर्म्स आते हैं इसमें वो सभी में सेम है। तो आप चाहे किसी भी बुक से पढ़ो तो टर्म्स आपको वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलेगा। तो पहले देख लेते हैं हम कि लास्ट ईयर हमने यानी 6 स्टैंडर्ड में आप लोगों ने डाटा के बारे में क्या क्या पढ़ा है। अब डाटा क्या होता है? डाटा को आपने डाटा मीन्स क्या होता है कि रॉ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपने क्लास 6 में जब थे तो डाटा आपने क्या होता है इसके बारे में पढ़ा है। जैसे कि अभी आप देख लो कि क्लास 7 के सभी जो इतने स्टूडेंट्स है उन सबकी जो हाइट्स है उन हाइट्स का आप जब रिकॉर्ड निकालते हो उसको बनाते हो, ठीक है, तो दैट इज एक रॉ डाटा मिल जाता है। फिर आप उसको क्या करोगे, टेबुलर फॉर्म में आप उसको अरेंज करोगे, ठीक है। तो ये जो सब है टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना, सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया, फिर उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया और फिर आपने उसको ग्राफ के फॉर्म में भी कन्वर्ट किया था। तो ये जो सब है ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा है। अभी क्या करना है हमें कि ये जो डाटा है इसका कलेक्शन करना, उसका रीडिंग करना और फिर उसका प्रेजेंटेशन करना। ये सब चीज़ें हमें हेल्प करती है। किस लिए हेल्प करती है कि दिए गए डाटा को जो एक्सपीरियंसेस है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उससे हम इंटरफरेंस इन्फरेंसेस निकालते हैं, यानी उसके कंक्लूजन्स निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे 3 डाटा यहाँ पे दिए गए। पहले डाटा में टेम्परेचर है अलग अलग सिटीज का, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर है। दूसरा जो डाटा है जिसको टेबुलर फॉर्म में लिखा है वो है 2006 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कौन से कंट्री ने कौन से कंट्री को कितने गोल से हराया था, ये यहाँ पे दिया है। थर्ड डाटा है कि वीकली अपसेंटीज है जो स्कूल में वीकली अपसेंटीज के बारे में का डाटा यहाँ पे दिया है। अब इन डाटा को हमने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में यहाँ अरेंज किया है। अब ये जो डाटा है इस तरह के डाटा आपने न्यूज़पेपर्स में देखे होंगे, मैगजीन्स में देखे होंगे, मतलब अलग अलग तरह के जो डाटा है न्यूज़पेपर्स से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, मैगजीन से मिलती है, या फिर आप टेलीविज़न पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है डाटा के बारे में। तो इस तरह से या फिर कोई और सोर्सेज से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है डाटा के बारे में। जैसे अभी क्रिकेट चल रहे हैं तो क्रिकेट में कौन से स्कोर कार्ड जो है वो भी एक प्रकार का डाटा होता है। तो यहाँ पर जो डाटा है इससे हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। जैसे आप देखो कि अगर मुझे पूछा कि 2006 को यानी 20 जून 2006 को मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा मैक्सिमम में। तो यहाँ पे हमें 38, 39, 28, 37, 41 डिग्री सेल्सियस था मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इसका आंसर मिल गया। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ा क्योंकि ये डाटा वेल ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। उसी तरह से मिनिमम टेम्परेचर पूछा तो उसमें भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लगाते तो हम फिर उसको बता सकते थे। वैसे ही आपको अकॉर्डिंग टू सिटी वाइज पूछा कि चेन्नई में 20 जून 2006 को मिनिमम टेम्परेचर कितना था, तो फिर हमें देखना पड़ेगा चेन्नई में 27 डिग्री सेल्सियस था। तो इसका हम आसानी से फिर बता सकते हैं पर्टिकुलरली अगर नाम लेते हैं तो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा इस डाटा को देख के, ये है फुटबॉल 2006 में जो वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का उसके बारे में। अगर पूछा कि कौन सी ऐसी टीम है जिसने मैक्सिमम गोल बनाया तो उसके लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा 4-0 यानी 4 मैक्सिमम गोल बने थे, ठीक है। तो कौन सी टीम ने बनाए थे, यूक्रेन ने, जो सऊदी अरेबिया को उसने बीट किया था। तो सऊदी अरेबिया की 0 गोल थे और यूक्रेन के 4 थे। तो इस तरह से हम इसमें फिर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। फिर अगर आपको पूछा है कि ये जो है डाटा शोइंग वीकली एब्सेंटीज इन अ क्लास, इसमें क्वेश्चन अगर पूछा कि कौन सा ऐसा दिन था जिसमें 0 एब्सेंटीज थी, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट यहाँ पे दिखाया देते हैं वेडनेसडे को 0 एब्सेंटीज थी, ठीक है। तो ये वन सिंबल रिप्रेजेंट करता है वन चाइल्ड को। यहाँ पे कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब वेडनेसडे को सभी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट थे। तो इससे ये जो है इससे हमें फुल इंफॉर्मेशन उतनी नहीं मिलती है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि मतलब ऐसे जो डाटा जो होते हैं उनको हमें अलग तरीके से उनको ऑर्गेनाइज करना है जिससे हमें अच्छा एनालिसिस कर सके उस डाटा को, उससे अच्छा इंटरप्रिटेशन निकाल सके। तो ये सब जो है अभी हम इस मतलब क्लास 7 में डाटा हैंडलिंग के चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये डाटा क्यों सफिशिएंट नहीं है, जैसे कि मैंने अगर आपको पूछा
कि 2006 पूरे साल में मैक्सिमम टेम्परेचर कौन से सिटीज में रहा। तो उसके लिए ये इंफॉर्मेशन हमें सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2006 में सिर्फ एक दिन का यहाँ पे रिकॉर्ड दिया है। तो इसके लिए हमें पूरे साल भर का इन सभी सिटीज का हमें रिकॉर्ड चाहिए, टेम्परेचर का, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। तो उससे हमें पूरे साल भर के जो डेटा रहेगा उससे हम बता सकेंगे कि वो कौन सी सिटी में मैक्सिमम टेम्परेचर था और कौन से सिटी में मिनिमम टेम्परेचर था। मैक्सिमम टेम्परेचर आखिर कितना था और मिनिमम टेम्परेचर कितना था पूरे साल भर का, उससे हम पूरे डेटा से भी बता सकते हैं। सो ये सफिशिएंट अभी नहीं है। उसी तरह से इस डेटा को अगर आप देखो तो इसमें अगर मैंने पूछा कि 2006 फुटबॉल वर्ल्ड कप में कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा गोल बनाए थे, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 6 टीम का रिकॉर्ड दिया है। तो इससे हम ये अभी बता नहीं सकते कि इसमें से कौन सी टीम, मतलब या जितने टीमों ने पार्टिसिपेट किया उनमें से कौन सी टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, या फिर कौन सी टीम ने हाईएस्ट गोल बनाए थे, कौन सी टीम के लोएस्ट गोल थे। ठीक है, तो उसके लिए हमें इस 2006 वर्ल्ड कप का पूरा हमें डेटा चाहिए हर खिलाड़ी के साथ, क्योंकि उसमें खिलाड़ी कौन से खिलाड़ी ने कितने गोल्स बनाए उसका भी फिर रिकॉर्ड रहेगा। फिर जैसे ये डाटा देखो कि कौन से, मतलब एक हफ्ते में कितने स्टूडेंट्स अब्सेंट थे, कौन से दिन कितने स्टूडेंट अब्सेंट थे, इसका डाटा है। अब इससे हमें अगर क्वेश्चन में पूछा कि पूरे साल भर में कितने स्टूडेंट्स ने स्कूल अटेंड किया, कितने स्टूडेंट्स अब्सेंट रहे थे, ठीक है, तो इस तरह से डेटा के लिए ये जो ग्राफ है ये अभी, मतलब ये जो टेबुलर फॉर्म में जो डेटा है वो अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, तो उसके लिए हमें पूरे साल भर का यहाँ पे डेटा लगेगा। तो ये जो सब चीज़ें हैं जो डेटा से जिससे हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके, वो भी हम इस क्लास में देखेंगे कि डेटा पूरे साल भर का या अलग अलग तरीके से डेटा कैसे होते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन बोला कि परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स, इसका अगर आपको डेटा बनानी है कि आपके क्लास में मैथ्स में स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यूनिट टेस्ट का अलग रहेगा, फर्स्ट टर्म का अलग रहेगा, सेकंड टर्म का अलग रहेगा। तो आपको उस पूरे डेटा को कलेक्ट करके फिर उससे आप बता सकोगे कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्लास में मैथ्स में कैसा रहा। फिर है कि अगर आपको पूछा कि परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन फुटबॉल और इन क्रिकेट, तो इंडियन क्रिकेट टीम का या इंडियन फुटबॉल टीम का परफॉर्मेंस किस तरह से है पूरे साल भर के, इसमें तो आपको पूरा उसका रिकॉर्ड फाइंड करना पड़ेगा, उसका एक अलग से डेटा बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर उसका पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा, फिर जाकर आप उसको अलग अलग फॉर्मेट में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो उस डेटा को। फिर जैसे फीमेल लिटरेसी रेट है इन गिवन एरिया, ठीक है, तो आपके एरिया में, मतलब या फिर कोई भी आपको एक एरिया दिया और वहाँ पूछे कि उस एरिया में फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, तो आपको सबसे पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उस एरिया में टोटल वुमेन्स कितनी है। ठीक है, फिर वुमेन्स में आप कितने लिटरेट है कितने इलिटरेट है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और तब जाकर उसका आप ग्राफ बनाओगे और फिर उससे आप उसका लिटरेसी रेट बता सकते हो। फिर है जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इन द फैमिलीज अराउंड यू। अब आपको एक टास्क दिया है कि आप डेटा बनाओ, डेटा कलेक्ट करो, डेटा बनाओ कैसा, कि आपके एरिया में जितने भी फैमिलीज है, आपके आजू बाजू में जितने फैमिलीज है इसका पढ़ लो, तो उन फैमिलीज में हर फैमिली में बिलो 5 ईयर्स कितने कितने बच्चे हैं। तो उसके लिए आपको हर फैमिली में जाके पूछताछ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फैमिली 1 फैमिली 2 इस तरह से फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन आएंगे, तो फिर जाकर आप उसको, मतलब पहले तो रॉ इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे, फिर उसको ठीक से अरेंज करोगे और उस तरह से आप उसका डेटा बनाओगे। तो अलग अलग सिचुएशन में हमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके फिर उसका हम डेटा बनाते हैं। तो ये सभी जो है ये हम इस स्टैंडर्ड में अभी देखने वाले हैं कि अलग अलग तरह से हम डेटा को किस तरह से अरेंज करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब क्या होता है कि इंग्लिश के एक मिसेस नीलम टीचर मैम है, उन्होंने क्या किया कि 10 स्टूडेंट को इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले उसका उन्होंने डेटा बनाया। तो डेटा कुछ इस तरह से उन्होंने लिखा कि एक स्टूडेंट को मिले 23, दूसरे को 35, इस तरह से उन्होंने मार्क्स को लिख लिया, मतलब सीरियल नंबर 1 से 10 तक इतने मार्क्स एक एक स्टूडेंट को मिले हैं। अब इस डेटा से उनको पता नहीं चल रहा है कि कौन से स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले। ठीक है, तो वो इस डेटा से पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पा रही। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस डेटा को इस तरह से अरेंज किया कि रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट और उसको मिले हुए मार्क्स, तो इस तरह से उन्होंने उसको अरेंज किया। तो फिर भी उस डेटा को देखते समय उनको समझ में नहीं आ रहा जल्दी से कि कौन से स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स मिले,
कौन से स्टूडेंट को सबसे कम मार्क्स मिले, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको एवरेज मार्क्स मिले, इस तरह का उनको पता नहीं चल रहा। तो ये भी जो डेटा उन्होंने बनाया है टेबुलर फॉर्म में, वो भी सफिशिएंट नहीं है। तो किसी और टीचर ने उनको सजेस्ट किया कि आप इस दिए गए डेटा को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है, यानी जिन स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स मिले उनके मार्क्स पहले लिखो। तो उन्होंने फिर उस तरह से उसको अरेंज किया कि जिस रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट और फिर मार्क्स। तो लेकिन मार्क्स लिखते समय आप उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स मिले वो स्टूडेंट पहले आए और सबसे कम वाले लास्ट में आए उस टेबुलर फॉर्म में। अब उस डेटा से उनको पता चलता है कि मैक्सिमम मार्क्स कौन से स्टूडेंट को मिले, मिनिमम कौन से स्टूडेंट को मिले, ठीक है, एवरेज मार्क्स कौन से स्टूडेंट को मिले, और फिर कौन से स्टूडेंट के ऊपर हमें ज़्यादा मैक्सिमम फोकस करना है, उससे उनको वो पता चला। तो इस तरह से डेटा को हम स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सीखा कि डेटा को हमें अच्छी तरह से समझने के लिए किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो इसी तरह से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप उसका एक डेटा तैयार कर सकते हो टेबुलर फॉर्म में। जैसे आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके वेट का आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। उससे आपको पता चलेगा कि आपके क्लास में हाईएस्ट वेट वाला स्टूडेंट कौन है, लोएस्ट वेट वाला स्टूडेंट कौन है, आप और आपके फ्रेंड के वेट इनमें कितने का डिफरेंस है। इस तरह से आप इसको डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स पहले लेते हैं। जैसे देखो, ईशा स्पेंड ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 इयर्स डेली फॉर हर स्टडीज। ईशा क्या करती है, हर दिन अपने स्टडीज के लिए एवरेज 5 इयर्स देती है। अब एवरेज 5 इयर्स देती है मतलब हर दिन वो 5 इयर्स देती है क्या, नहीं। तो कभी 5 इयर्स से कम आवर्स पड़ेगी, कभी 5 इयर्स से ज़्यादा आवर्स पड़ेगी। लेकिन ये जो हमने वर्ड यूज किया है यहाँ पे एवरेज, इसका मतलब क्या हो गया कि हाईएस्ट जो आवर्स है उसके पढ़ने के और जो लोएस्ट आवर्स है इनके बीच में कभी कभी वो जो नंबर है दैट इज द एवरेज, ठीक है। इसका मतलब ये एवरेज एक तरह की सेंट्रल टेंडेंसी होती है जो हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के मिडल में कहीं तो भी होती है। फिर देखते हैं, द एवरेज टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। तो साल का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या साल भर हर महीने में 40 डिग्री टेम्परेचर था क्या, नहीं था। कभी हो सकता है 40 डिग्री से ज़्यादा हो, कभी 40 से कम हो, लेकिन जो सेंट्रल टेंडेंसी है दैट इज द 40 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द एवरेज एज ऑफ प्यूपिल्स इन माय क्लास इज 12 इयर्स। तो मेरे क्लास में जो स्टूडेंट्स है उनका एवरेज एज 12 इयर्स है। इसका मतलब हर स्टूडेंट 12 इयर्स का नहीं है, कुछ 12 से मोर भी हो सकते हैं, कुछ 12 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ 11 पॉइंट समथिंग, कुछ 12 पॉइंट समथिंग, इस तरह से उनके एज हो सकते हैं। लेकिन जो सेंट्रल टेंडेंसी है दैट इज 12 इयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, the average attendance of students in a school during its final examination was 98%। तो फाइनल एग्जामिनेशन में 98% जो एवरेज अटेंडेंस थी वो थी। तो 98 हर एक की नहीं हो सकती, तो 98 से ज़्यादा भी होंगी, 98 से कम भी होंगी, लेकिन जो सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज 98% है। तो ये जो वर्ड यूज किया हमने हर टाइम यहाँ पे एवरेज, तो ये यूज होता है यहाँ पे। अब हर डाटा में एवरेज वर्ड ही यूज नहीं होगा, तो अलग अलग वर्ड्स इसमें अलग अलग डाटा में यूज होते हैं। जैसे एक वर्ड है एरिथमेटिक मीन। तो अभी हम देखते हैं कि एरिथमेटिक मीन क्या होता है। तो एरिथमेटिक मीन इस टर्म को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। टू वेसल्स कंटेन 20 लीटर एंड 60 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। तो एक वेसल में 20 लीटर मिल्क आता है, दूसरे वेसल में 60 लीटर मिल्क आता है। What is the amount that each vessel would have if both share the milk equally? अगर दोनों शेयर मिल्क, दोनों वेसल्स मिल्क इक्वली शेयर कर रहे हैं तो हर एक वेसल कितना मिल्क शेयर कर रहा है वो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें जो मिल्क है दोनों वेसल की जो टोटल मिल्क है वो पहले करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल मिल्क ऑफ टू वेसल्स, टोटल मिल्क ऑफ वेसल्स लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा टोटल वेसल्स, ठीक है। टोटल वेसल से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब मिल्क कितना दोनों वेसल का मिलाकर, तो 20 प्लस 60 और उसको डिवाइड करो 2 से, सो यू गेट 80/2 दैट इज इक्वल टू हो गया 40।
40 लीटर। तो हर वेसल कितना मिल्क शेयर कर रहा है? 40 लीटर। अब ये जो टर्म है ये फाइंड करना है, हमने फाइंड किया इसका एरिथमेटिक मीन। अब इसको आप एरिथमेटिक मीन को या एवरेज को या फिर सिर्फ मीन कह सकते हो, ठीक है। तो एरिथमेटिक मीन का फिर फार्मूला बन जाता है arithmetic mean is equal to sum of all observations upon total number of observations और एरिथमेटिक मीन को हम लिखते हैं ए डॉट एम डॉट, ठीक है, इस तरह से। तो ऑब्जर्वेशंस मीन्स जो डेटा में जो जो एंट्रीज होते हैं, जो हम कलेक्शन करते हैं डेटा को, जो उसमें नंबर्स होते हैं, वो हो गया ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सब की सम करो और टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है उससे आप डिवाइड करो, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे फिर एरिथमेटिक मीन। अब ये जो एरिथमेटिक मीन होता है वो ना हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन से ग्रेटर होता है और ना लोएस्ट ऑब्जर्वेशन से स्मॉलर होता है। तो हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में वो एरिथमेटिक मीन होता है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि रेंज क्या होता है। अब रेंज की डेफिनेशन क्या है? जैसे देखो कि द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब दिए गए डाटा में जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है और जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है उनका जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं रेंज। अब एक एग्जांपल देते हैं। द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर। तो एक स्कूल में 10 टीचर्स जो है उनके एजेस यहाँ पे दिए हैं। अब दिया गया डाटा ना असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है, वो स्क्रैम्बल्ड दिया है। और ऑन द बेसिस ऑफ इट यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो डेटा के ऊपर जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जो दिया गया डाटा है वो रॉ फॉर्म में, उसको आप या तो असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करो या फिर डिसेंडिंग। तो कन्वीनियंट ये रहता है कि आप दिए गए डेटा को असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करो। सो फर्स्ट हम इसको जब सॉल्व करते हैं आप लोग, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, by arranging given data in ascending order, ठीक है। तो अब दिए गए डेटा में सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है वो देखो, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इनमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 23। तो जब अरेंज करते हो तो इसको फिर अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आ गया 23। 23 से ग्रेटर कौन है इसमें देखो, 23 से ग्रेटर है 26, तो इसको अंडरलाइन कर लेना ताकि वो रिपीट ना हो जाए, ठीक है। 26 से ग्रेटर कौन है इसमें, फिर 28 है, इसको अंडरलाइन कर लिया। 28 से ग्रेटर कौन है, 32 है, ठीक है, तो 32 लिखा। 32 को अंडरलाइन करो। 32 से ग्रेटर कौन है इसमें, 33 है, 33 को अंडरलाइन करो। 33 लिखा। 33 से ग्रेटर है, फिर देखो यहाँ पे 35 है, इसको अंडरलाइन किया। 35 से ग्रेटर है 38, इसको अंडरलाइन करो। 38 हो गया। 38 से ग्रेटर है यहाँ पे 40 और 40 से ग्रेटर है 41 और 41 से ग्रेटर है 54, ठीक है। तो दिए गए डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अगर यहाँ पे कोई एज अगर रिपीट होता है तो उसको यहाँ पे नहीं लिखना है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही बार लिखना है, ठीक है। अब देखो, अब इससे हमें पहला जो क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें बोला है कि व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर। तो ओल्डेस्ट टीचर का एज इसमें कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा एज वाले 54 है, तो 54 हो गया, कॉमा। और जो यंगेस्ट टीचर है सबसे कम उम्र वाले टीचर वो कौन है, 23 एज वाले, तो कॉमा 23। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड में देखो क्या बोला है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ टीचर्स। तो हमें रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज ऑफ एजेस ऑफ टीचर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। सो राइट हियर रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन या फिर हाईएस्ट एज आप लिख सकते हो, हाईएस्ट एज माइनस लोएस्ट एज, ठीक है। तो आपको यहाँ रेंज लिखते समय रेंजेस ऑफ टीचर फाइंड कर रहे हो आप, क्या फाइंड करना है हमें, रेंज ऑफ द एजेस। तो रेंज ऑफ द एजेस इज इक्वल टू, अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको लिखना पड़ेगा फिर दैट इज इक्वल टू हाईएस्ट एज माइनस लोएस्ट एज, ठीक है। या फिर आप सीधा इस तरह से लिख सकते हो कि रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन।
तो दैट इज इक्वल टू हाईएस्ट एज कितना है यहाँ पे 54 है, माइनस लोएस्ट एज कितना है 23, सब्ट्रैक्शन करो 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 2 3, तो रेंज होगी 33 ईयर्स। अब थर्ड इसमें हमें फाइंड करना है व्हाट इज द मीन एज ऑफ दिस टीचर्स। तो मीन एज मीन्स अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज एज भी बोल सकते हो। तो वी विल राइट हियर मीन एज इज इक्वल टू, मीन एज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल एजेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ टीचर्स। तो वी विल राइट हियर सम ऑफ एजेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, ठीक है। या फिर आप फार्मूला इस तरह से भी लिख सकते हो, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो दैट इज इक्वल टू, तो सभी एजेस की एडिशन करो। सो विल राइट हियर 23 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 54 अपॉन, यहाँ पे इक्वल टू साइन देता, अपॉन हो गया 10। या तो फिर आप क्या कर सकते हो कि जब भी आपको मीन एज फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, तो पहले आप सम ऑफ एजेस फाइंड कर लो और फिर फार्मूला लिख के डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हो। दैट इज इक्वल टू, अब इनकी सम कितनी होती है, तो यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस को ऐड करो, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 8 13 प्लस 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 3 21, 23 31 37 और 39, 37 और 3 40, 40 का 0 कैरी हो गया 4, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13 प्लस 4 17 20 23 26 29 31 33 35, ठीक है। अपॉन हो गया 10, 0 कैंसिल करो, दैट इज इक्वल टू आ गया 35। तो इस तरह से हम इसका यहाँ पे मीन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मीन हमने फाइंड किया 35 आया, वो देखो ना लोएस्ट एज से कम है ना हाईएस्ट एज से ग्रेटर है। तो जो मीन की वैल्यू होती है वो हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में होती है। व्हाट इट